नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं अपने 11th क्लास का जो पॉलिटिकल साइंस का आज एग्जाम हुआ है उस क्वेश्चन पेपर को। ये क्वेश्चन पेपर जो है वो इवनिंग शिफ्ट यानी कि सेकंड जो शिफ्ट है उस क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करने वाले। जो फर्स्ट शिफ्ट है यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट का जो क्वेश्चन पेपर था उसको मैं सॉल्व करवा चुका हूँ। ये इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है। तो देखिए दोस्तों, सीधा मैं आप लोगों को आंसर बताऊंगा। पेपर के पैटर्न को तो पहले मैं समझा चुका था, सैम्पल पेपर जब अपलोड किया था। तो हम सीधा आंसर की बात करेंगे। आप लोगों को सभी क्वेश्चन के आंसर को मिलाना है, अपने अपने क्वेश्चन पत्र को अपने साथ रखिए और सभी क्वेश्चन के उत्तर को आप मिलाएं। और इसके अलावा बाद में आप वीडियो को देखने के बाद एंड में आपको क्या करना है, कमेंट में आपको अपने मार्क्स भी बताने हैं कि आप कितने 50 में से कितने उत्तर आप सही करके आए हो। ठीक, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया था, सबसे पहला क्वेश्चन है कठोर संविधान का अर्थ है। तो देखिए दोस्तों, कठोर संविधान की हम जब बात करते हैं तो कठोर संविधान का मतलब होता है ऐसा संविधान जिसमें बदलाव करना बिल्कुल क्या हो, मुश्किल हो, मतलब बदलाव हो ही नहीं सकता है जिसमें। यानी कि अगर आप इन सभी ऑप्शन को देखो तो उन सभी के ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, जिसमें परिवर्तन ना किया जा सके वो क्या होता है, कठोर संविधान होता है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था। तो देखो यार, संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था, यानी कि हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 है सरकार का संसदीय स्वरूप किस देश के प्रावधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। तो संसदीय स्वरूप जो है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 4 है किस देश के संविधान को शांति संविधान कहा जाता है। तो यहाँ पे हम जापान के संविधान की बात करते हैं। जापान के संविधान को शांति संविधान के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है भारतीय संविधान में व्यक्ति को कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो भारतीय संविधान में कुल मिला के व्यक्ति को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, यानी कि आपका ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है संविधान द्वारा प्रदान किए गए तथा संरक्षित अधिकारों की सूची को क्या कहा जाता है। तो इसको हम कहते हैं अधिकारों का घोषणा पत्र, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पे क्या हो जाना था, सही उत्तर हो जाना था। उसके बाद हम मौलिक अधिकार है तो इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं जिसकी रक्षा संविधान करता है तथा जिन्हें संविधान प्रदान करता है, जिसकी रक्षा कार्यपालिका करती है, जिसे परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, जिसे कानून ने प्रदान किया है। तो इसका आपका ऑप्शन ए क्या होना था, सही उत्तर होना था, जिसकी रक्षा संविधान करता है और जिसको प्रदान कौन करता है, संविधान ही हमें प्रदान करता है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 8 है भारत में जो सबसे आगे जीते उसी प्रणाली को अपनाया गया है। बात बिल्कुल सही है। उसके बाद है कि बहुमत प्रणाली में एक निर्वाचन क्षेत्र से 2 प्रत्याशियों को चुना जाता है। तो बहुमत प्रणाली, देखिए दोस्तों ये मेरे ख्याल से एक गलत कथन लग रहा है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने तीसरे कथन की। 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 415 सीटें मिली थी, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद चौथे कथन की बात करें तो चौथा कथन है कि समानुपातिक प्रतिनिधि में मतदाता प्रत्याशी को मत डालता है। तो इसमें समानुपातिक प्रतिनिधि में मतदाता जो है प्रत्याशी को मत नहीं देता है बल्कि पार्टी को मत देता है। यानी कि आपका जो पहला और जो आपका तीसरा जो पॉइंट दिया गया है वो सही है। यानी कि इसके अकॉर्डिंग आप अगर बात करो तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है कि वयस्क, इसमें भी आपको क्या करना है, सही विकल्प का चयन करना है। तो पहले आपको चारों ऑप्शन को पढ़ना है। चारों ऑप्शन की हम बात कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है वयस्क मताधिकार सभी नागरिकों को अपने प्रतिनिधियों को चयन की प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है। तो मेरे हिसाब से तो भाई बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ना कथन ये। वयस्क मताधिकार सभी नागरिकों को एक तरीके से अपने प्रतिनिधि को चयन करने में के लिए अवसर प्रदान करता है, बिल्कुल सही है कथन। दूसरा कथन है भारत में प्रतिनिधि योग्यता के आधार पर चयनित होता है। जो मतलब भारत में जो प्रतिनिधि है वो योग्यता के अनुसार चयनित होता है। क्या आपको लग रहा है सही कथन है। उसके बाद हम तीसरे कथन को देख लेते हैं। पहले तीसरा कथन है हमारी चुनाव व्यवस्था सभी नागरिकों के लिए खुली हुई है, बिल्कुल सही है ये। उसके बाद चौथा है लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवारों की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव को लड़ने के लिए 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए और राज्यसभा का जो चुनाव है उसको लड़ने के लिए आपकी जो आयु, मतलब जो भी लड़ता है उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए, है ना। तो यानी कि अगर हम ऑप्शन की बात करें तो हमारा क्या है, पहला सही है, दूसरा मेरे को गलत लग रहा है, ठीक है, और तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या होना है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाना है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है भारतीय चुनाव प्रणाली में कुछ विशेष सामाजिक समूहों की सीटों को निर्वाचन क्षेत्र के लिए कौन आरक्षित करता है। तो आरक्षित करने की जो मतलब चुनाव क्षेत्र को सीमा जो भी तय करने की व्यवस्था है वो कौन करती है, तो परिसीमन आयोग करती है ना। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाना था कि आरक्षण की भी जो भी आरक्षित सीटें हैं यानी कि उसकी जो सीमा तय करने की जिम्मेदारी वो भी परिसीमन आयोग की होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है स्थानीय शासन के निर्वाचित निकाय सन 1882 के बाद अस्तित्व में आया, उस वक्त भारत के वायसराय कौन थे। तो उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड रिपन थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। बहुत ही हलवा क्वेश्चन था, इसका आपका सही उत्तर होना था ऑप्शन ए 5 वर्ष। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आज़ादी की शुरुआती सबसे नीचे से होनी चाहिए, इस तरह हर गांव एक गणराज्य होगा, उक्त कथन है मतलब जो ये कथन है वो किसने कहा है। तो ये कथन कहा है महात्मा गांधी ने। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होना था यहाँ पे। उसके बाद है प्लेटो की पुस्तक का नाम क्या है। तो प्लेटो की पुस्तक भाई क्या नाम है, दी रिपब्लिक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित कथनों में से आपको चुनना है विषम को। विषम यानी कि जो सबसे अलग जो कथन है इसमें से सबसे अलग कथन कौन सा है। तो राजनीतिक सिद्धांत की उत्पत्ति रातों रात नहीं हुई, राजनीतिक सिद्धांत सभी समूहों के लिए प्रासंगिक है। ठीक, ये भी कथन आपस में जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विचारों तथा संस्थाओं की बुनियादी जानकारी के लिए मददगार होती है, ये भी राजनीतिक सिद्धांत से जुड़ी हुई है। और आप चौथा ऑप्शन अगर पढ़ो तो तर्क संगत ढंग से बहस तथा प्रभावी संप्रेषण वैश्विक सूचना व्यवस्था में नकारात्मक तत्व साबित होते हैं। देखिए ये जो पॉइंट दिया गया है आपका ऑप्शन डी जो दिया गया है वो बिल्कुल मतलब विषम नहीं है, मतलब कि इन तीनों पॉइंट से बिल्कुल अलग है, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाना था। उसके बाद बात करते हैं कि रूसो ने निम्नलिखित में से किस कथन को कहा। ठीक है, समानता भी उतनी ही निर्णायक होती है जितनी स्वतंत्रता। उसके बाद संगीतकार अपनी कला से मनुष्य की संगीत से दूर रखता है। उसके बाद स्वतंत्रता मानव मात्र का मौलिक अधिकार है। और उसके बाद राजनीति में हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है। तो गाइस इसका सही उत्तर होना था आपका ऑप्शन सी। ठीक, इसके अलावा अगर आपको लगता है कि भाई इसका कोई और उत्तर होना चाहिए आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। और जब सही आंसर की आएगा तो मैं आप जितने भी जितने भी अगर एक आध क्वेश्चन में गलत बता देता हूं या मेरे को मालूम नहीं होगा उस क्वेश्चन का उत्तर, तो जब मेरे पास आंसर की आएगा तो मैं आप लोगों को उन सभी क्वेश्चन का उत्तर बता दूंगा। लेकिन अभी तक मैंने आपको सभी क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही बताया है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 है दी रिपब्लिक नामक पुस्तक में किस चरित्र गुण का जिक्र नहीं है, मतलब किसका जिक्र नहीं किया गया है। सुकरात, रूसो, उसके बाद है सिफिलिस या फिर न्याय। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होना था आपका ऑप्शन सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है मानव अधिकारों की मूलभूत मान्यता क्या है। मनुष्य होने के नाते सभी व्यक्ति इसके अधिकारी है, इसका उल्लेख संविधान में मिलता है। मानव अधिकारों का उल्लेख प्राचीन काल से होता आया है और अधिकारों का संबंध मानव आर्थिक पहलू से है। तो गाइस इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन ए ही होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य होने के नाते सभी व्यक्ति को एक तरीके से क्या है इस अधिकार के पात्र हैं, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होना चाहिए था यहाँ पे। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 है अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं है ये पूछा गया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद ऑप्शन को देखते हैं हम। ऑप्शन है अधिकार मूल रूप से हकदारी या ऐसा दावा है जिसका औचित्य सिद्ध होता है। ऑप्शन बी है ये ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम अपना प्राप्य समझते हैं। और उसके बाद है ऑप्शन सी वह हर चीज़ जिसे आवश्यक समझा जाए अधिकार है। डी है अधिकार सम्मान तथा गरिमा के लिए आवश्यक है। देखिए इस क्वेश्चन के उत्तर को लेकर मैं भी थोड़ा अभी मतलब असमंजस में हूँ कि कौन सा मतलब अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो यह ऐसी चीज़ है जिसे हम अपना प्राप्य समझते हैं। वैसे प्राप्य का मतलब तो होता है जिसको हम मतलब प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो अधिकार तो वैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इसका जो भी सही उत्तर होगा मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। ठीक है, आज ही 1 घंटे बाद जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उसके 1 घंटे बाद आपको कमेंट में इसका सही उत्तर बता दूंगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कौन सा अधिकार राजनीतिक अधिकारों का उदाहरण नहीं है। तो देखिए दोस्तों वोट डालने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार और प्रतिनिधि चुनने का अधिकार, ये सभी अधिकार क्या है एक तरीके से राजनीतिक अधिकार है। लेकिन असमानता की समाप्ति ये राजनीतिक अधिकार की कैटेगरी में
नहीं आता है, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाना था। उसके बाद हम बात करते हैं मानवाधिकार, क्वेश्चन नंबर 21 है, मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को कब लागू किया गया? तो मानवाधिकार की जो सार्वभौमिक घोषणा है वो लगभग 10 दिसंबर 1948 को लागू किया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। उसके बाद देखते हैं हम कि डैश, क्वेश्चन नंबर 22 है, डैश देश का सर्वोच्च कानून है। तो संविधान क्या होता है? देश का सर्वोच्च कानून होता है, बिल्कुल सही है ये उत्तर। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का जो संबंध था वो गुजरात, ठीक है, नर्मदा नदी कहाँ पे है? गुजरात में बहती है, गुजरात से संबंधित है ये। उसके बाद हम बात करते हैं मूवमेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ ओगोनी पोल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होना था, सारो वीवा, ठीक है, इसका ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होना था, सारो वीवा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 25, क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए दोस्तों, मैंने चारों कथन को पढ़ लिया है और मेरे अकॉर्डिंग जो लग रहा है, जैसे मैंने अभी गूगल पे भी सर्च किया है तो वहाँ पे मैंने देखा संविधान, दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान जो लागू दिखा रहा है वो लगभग 1996 दिखा रहा है, 96 के आसपास लागू हुआ था। बट यहाँ पे दिखाया दक्षिण अफ्रीका का संविधान 2006 में लागू हुआ, तो मेरे हिसाब से ये असत्य कथन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, समानता के अधिकार में शामिल नहीं है, कानूनों के समक्ष समानता, उपाधियों का अंत, शिक्षा का अधिकार, रोजगार में अवसर की समानता। देखिए तो समानता के अधिकार में अगर हम बात करें तो इसका जो सही उत्तर होना था ऑप्शन सी होना था, शिक्षा का अधिकार एक तरीके से समानता के अधिकार में शामिल नहीं होता है। उपाधियों का अंत अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं उपाधियों की वजह से बहुत सारे लोगों को ऐसी उपाधि दी जाती थी जो कि असमानता को बढ़ावा देता था, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 अनुच्छेद 32 में व्यक्ति को अधिकार प्राप्त है वह है, तो इसका आपका जो सही उत्तर होना है वो है ऑप्शन इसका आपका सही उत्तर होना है ऑप्शन डी। सिर्फ जो यहाँ पे चौथा जो पॉइंट दिया गया है ना, ठीक है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, वह उच्च तथा सर्वोच्च न्यायालय से न्याय पा सकता है, ये कहीं ना कहीं अनुच्छेद 32 में कहा गया है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 27 था या 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, उत्प्रेषण रिट हस्तांतरित होता है, तो गाइस इसका जो सही उत्तर होगा मैं सीधा बता देता हूँ, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, रीट कहा जाता है, तो रीट मतलब उसे कहा जाता है जो एक तरीके से क्या है, मतलब न्यायालय के विशेष अधिकार होते हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक कौन सा कथन नीति निर्देशक तत्वों के बारे में सही नहीं है? तो गाइस इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन सी होना था, पहला और चौथा अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब असत्य कथन की पहचान करनी है आपको। तो आप अगर इस पॉइंट को पढ़ोगे, वर्ष 1976 में 42वां संशोधन लागू हुआ, बिल्कुल सही है ये। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, दूसरा भी बिल्कुल सही कथन दिया गया है। तीसरा है, मूल कर्तव्य के शामिल होने से मूल अधिकारों का हनन हुआ, और उसके बाद है वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। तो मेरे हिसाब से आपका जो तीसरा है वो सिर्फ गलत दिया है, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए, सही उत्तर होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। क्वेश्चन नंबर 32 है, इजराइल में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया है, वहाँ की विधायिका का नाम नेसेट है, मतदाता वहाँ प्रत्याशी को वोट देता है। देखिए दोस्तों, वहाँ पे प्रत्याशी को वोट नहीं दिया जाता है, बल्कि वहाँ पे वोट किसको दिया जाता है, वहाँ पे वोट दिया जाता है आपका पार्टी को, ठीक है ना, पार्टी को वोट दिया जाता है। तो आपको इस कथन में बताना है, सही कथन का चयन करना है, ठीक है ना। तो सही कथन कौन सा है, तो मैं आपको बता दूं, इसका जो पहला और दूसरा जो है वो बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में सबसे आगे जीत उसी प्रणाली को अपनाया गया है, मतलब जो सबसे आगे वही जीत प्रणाली को अपनाया गया है। यह प्रणाली सरल है, तर्क दिया गया है, ठीक है, यह प्रणाली सरल है तथा मतदाताओं के पास स्पष्ट विकल्प होता है। तो गाइस यहाँ पे अगर आप कथन को पढ़ो कि भारत में सर्वाधिक मत से जीत प्रणाली को अपनाया गया है, और कथन क्या दिया गया है, मतलब तर्क क्या दिया गया है, तर्क, कथन तो ऊपर पढ़ लिया हमने, तर्क दिया गया है कि यह सबसे सरल मतदान की प्रणाली है, यानी कि बिल्कुल कथन और कारण दोनों सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या भी करती है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पे क्या होना था, ऑप्शन ए आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन का उत्तर लगाना था। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है,
चुनाव प्रणाली निष्पक्ष तथा पारदर्शी होना चाहिए, बिल्कुल अभिकथन जो है बिल्कुल सही है। तर्क देख लेते हैं, तर्क है एक लोकतंत्र को परिपक्व चुनाव प्रणाली पर निर्भर नहीं करता है, मतलब एक लोकतंत्र जो है वो परिपक्व चुनाव प्रणाली पर निर्भर नहीं करता है। जो तर्क है ना, तर्क आपका गलत दिया गया है, अभिकथन सिर्फ सही है, ठीक है। तो यानी कि आप अगर इसका सही उत्तर देखिए तो अभिकथन सही है, तर्क गलत है, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पे इसमें सही उत्तर होना था। उसके बाद हम 35 देखते हैं। 35 है कि लोकतंत्र में देश के सभी वयस्क नागरिकों की चुनाव में वोट देने का अधिकार मिलना आवश्यक है, ठीक है। तो ये जो अभिकथन है वो बिल्कुल सही है। तर्क देख लेते हैं, तर्क में है भारत में जो सबसे आगे जीत प्रणाली को अपनाया गया है। तो देखो तर्क जो है वो भी सही है, कथन भी सही है, लेकिन जो तर्क है वो अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करती है। अगर आप ऑप्शन को पढ़ो तो अभिकथन और कारण दोनों सही है, और कारण सही तरह से अभिकथन की व्याख्या नहीं करती है, यानी कि ऑप्शन बी आपको यहाँ पे उत्तर लगाना है। उसके बाद हम लगाना था मतलब उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। क्वेश्चन नंबर 36 है राजनीतिक सिद्धांत अतीत तथा वर्तमान की अवधारणाओं से सरोकार रखता है। बिल्कुल सही, मेरे को कथन तो भाई बिल्कुल सही लग रहा है, ठीक है। हम कारण को पढ़ लेते हैं, मतलब तर्क को पढ़ लेते हैं। राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक मात्र से संबंध है, ये मेरे को तर्क इसमें भी गलत लग रहा है, यानी कि आपका जो अगर सही उत्तर हम बात करें तो अभिकथन सही है, लेकिन जो कारण जो दिया गया है वो गलत है, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पे क्या होना था, सही उत्तर हो जाना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है लोकतंत्र समानता तथा स्वतंत्रता आदर्श सिद्धांत है, ठीक है। लोकतंत्र समानता तथा स्वतंत्रता जो है आदर्श सिद्धांत है। तर्क है उपरोक्त की उपस्थिति लोकतंत्र की आधारशिला है, मतलब एक तरीके से जो कथन दिया गया है वो सही में लोकतंत्र की आधारशिला है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से तो कथन और कारण दोनों सही है, और कथन जो है मतलब कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी करती है। ऑप्शन ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 देखते। क्वेश्चन नंबर 38 है भारत में चिपको आंदोलन का जन्म हुआ। तो देखो दोस्तों, भारत में जो चिपको आंदोलन है उसका जो जन्म हुआ वो हिमालय के वन जो क्षेत्र है ना वहाँ से हुआ था, विशेषकर उत्तराखंड वाले इलाके से हुआ था, यानी कि ऑप्शन ये आपका हिमालय के वन क्षेत्र को बचाने के लिए ये सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। क्वेश्चन नंबर 39 है गांधी जी के सिद्धांत को भारतीय संविधान के डैश में शामिल किया जाता है। तो गांधी जी के बहुत सारे सिद्धांत को एक तरीके से नीति निर्देशक वाले जो भाग है उसमें शामिल किया जाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाना था। उसके बाद हम बात करते हैं निम्न में से किसे राजनीतिक सिद्धांत की अध्ययन की आवश्यकता है। राजनीति करने वाले नेताओं को, नीति बनाने वाले नौकरशाहों को, इसके अलावा राजनीतिक सिद्धांत पढ़ने वाले अध्यापकों को, सभी नागरिकों को। तो यार सभी को पढ़ने की जरूरत है भाई, ऑप्शन डी लगा दो आंख बंद करके। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। क्वेश्चन नंबर 41 है राजनीतिक सिद्धांत का संबंध निम्न में से किससे है। सार्वजनिक हित से, निजी हित से, वर्ग विशेष के हित से, या फिर शासन व्यवस्था के हित से। तो मेरे हिसाब से इसका जो सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन ए, सार्वजनिक हित से। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की, अभिकथन और कारण वाला है। महात्मा गांधी ने एक बार टिप्पणी की थी कि राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है और इससे जूझने के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। ये बिल्कुल जो कथन है बिल्कुल सही है, गांधी जी ने बात कही थी। तर्क क्या है, राजनीतिक संगठन और सामूहिक निर्णय के किसी ढांचे के बगैर कोई भी समाज जिंदा नहीं रह सकता। राजनीतिक संगठन और सामूहिक निर्णय के किसी ढांचे के बगैर कोई समाज जिंदा नहीं रह सकता। मेरे हिसाब से कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करती है। आपका ऑप्शन जो बी है यहाँ पे बी सही उत्तर होना चाहिए था। उसके बाद हम 43वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विकास शब्द का परिचायक है, मतलब विचार जो विकास है वो सही तरीके से किस शब्द को दिखाता है, तो बेहतर जीवन, ठीक है, की अभिलाषा का भाग है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका ये बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है विकास की अवधारणा ने डैश के उदाहरण में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की। 20वीं शताब्दी बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका, यहाँ पे 20वीं शताब्दी लगाना था इसमें, 20वीं शताब्दी, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर था। उसके बाद है सही कथन का चयन कीजिए। और पहला है विकास की अवधारणा सतत एक सी रहती है। उसके बाद है विकास की अवधारणा विगत वर्षों में काफ़ी बदली है। विकास के फलस्वरूप बेरोजगारी, कुपोषण जैसी समस्याएं केवल बढ़ी है। विकसित देशों ने विकासशील देशों को राजनीतिक रूप से सदैव सहायता प्रदान की है। तो सही कथन का अगर चयन की बात करें तो सही कथन जो है वो यह है कि विकास की अवधारणा विगत वर्षों में क्या हो रही है, लगातार बदल रही है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाना था। उसके बाद देखते हैं 46वां क्वेश्चन है
सही विकल्प का चयन करना है आपको। सही विकल्प की अगर हम बात करें तो हम सारे विकल्प को पढ़ लेते हैं। पहला है, जिन देशों में शिक्षा, चिकित्सा तथा आधारभूत सुविधाओं की कमी थी उन्हें विकासशील देशों या अल्प विकसित देश कहा गया। उसके बाद है, जिन देशों में पर्याप्त अवसर तथा आधारभूत सुविधाओं की बहुलता थी उन्हें विकासशील देश या अल्प विकसित देश कहा गया। उसके बाद है, जिन देशों का विकास बहुत तीव्र गति से हुआ तथा विकास की गति ने पश्चिमी देशों को पीछे छोड़ दिया उन्हें विकासशील देश या अल्प विकसित देश कहा गया। उसके बाद है, विकासशील या अल्प विकसित देशों की कोई परिभाषा नहीं दी जा सकती। मेरे हिसाब से इसका जो सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन ए, जिन देशों में शिक्षा, चिकित्सा तथा आधारभूत सुविधाओं की कमी थी उन्हें विकासशील देश या अल्प विकसित देश कहा गया। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही उत्तर होना चाहिए। उसके बाद 47वां क्वेश्चन देखते हैं। 47वां क्वेश्चन है, विस्थापन का परिणाम हुआ। तो विस्थापन का जो परिणाम होगा, आजीविका की वृद्धि, आबादी में वृद्धि, या फिर आजीविका खोना तथा दरिद्रता में वृद्धि, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, आजीविका खोना तथा दरिद्रता में वृद्धि। विस्थापन का परिणाम क्या होगा, यही तो होगा ना यार, आजीविका खो दोगे आप, इसके अलावा आप दरिद्र हो जाओगे, है ना। उसके बाद है 48वां क्वेश्चन देखते हैं। 48वां क्वेश्चन है, पर्यावरण संकट से निपटा जा सकता है। उसके बाद ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है, संसाधनों का तेजी से दोहन किया जाए, सतत विकास पर बल दिया जाए, जंगलों एवं वनों को तेजी से काटा जाए, विस्थापन किया जाए। तो पर्यावरण संकट से हम तभी निपट सकते हैं जब हम सतत विकास पर बल दें। सतत विकास का मतलब है कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हमें विकास करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 जो है एक तरीके से चित्र पर आधारित क्वेश्चन था, और मैं बता देता हूँ इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। इसका सही उत्तर होना चाहिए विस्थापन से। ठीक है, क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए चित्र से संबंधित क्वेश्चन दिया गया है, अगर यह परियोजना शुरू हो गई तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, ये जो चित्र है एक तरीके से विस्थापन को दर्शाता है, विस्थापन की समस्या को दर्शाता है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं दृष्टि बाधित जो बच्चे हैं उनके लिए क्वेश्चन दिया गया है कि भूमंडलीय ताप के बढ़ने का परिणाम हुआ। तो भूमंडलीय ताप बढ़ने का परिणाम क्या हुआ, पर्यावरण भय। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाता। उसके बाद अगला चित्र है, उपरोक्त चित्र संबंधित है। तो किससे संबंधित है, तो ये चित्र आप देखो, ये 8वें चैप्टर से चित्र आया था और ये एक तरीके से स्थानीय शासन से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर इसके बाद यहाँ पे दिया गया है दृष्टिबाधित बच्चों के लिए क्वेश्चन जो 50 है उसकी जगह पे है कि महिलाओं के लिए पंचायत में कितनी % सीटें आरक्षित है, भाई बताओ जरा। तो यहाँ इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1/3 सीटें हैं ना, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाना था। 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। ठीक, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 51, नीचे दिए गए चित्र में चुनाव को किस रूप में दर्शाया गया है। तो देखिए दोस्तों, चुनाव एक तरीके से त्यौहार का रूप है, लेकिन इस चित्र में अगर आप बात करो तो एक समस्या के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, इस चित्र में चुनाव को एक समस्या के रूप में दर्शाया गया है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे इसमें क्या था, सही उत्तर था ऑप्शन डी। ठीक है, 51 क्वेश्चन है उसका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाना था। उसके बाद है जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनके लिए भी चित्र आधारित क्वेश्चन की जगह पे दिया गया है कि व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार में शामिल है। तो व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार में शामिल होता है जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति का अधिकार, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पे क्या है, सही उत्तर है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये सारे पैराग्राफ पे आधारित क्वेश्चन है, पैराग्राफ को आप कृपया करके पढ़ ले। हम सीधा उत्तर की बात कर लेते हैं, मैं सीधा उत्तर दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, भारतीय संविधान का निर्माण किया। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया, किसी व्यक्ति ने नहीं बल्कि संविधान सभा ने किया। ऑप्शन सी सही उत्तर था। उसके बाद 53 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 53 है, संविधान निर्माण के बाद विवादों की तुलना किस देश की क्रांति से की गई है। तो फ्रांस की क्रांति तथा अमेरिका की क्रांति से की गई है। ऑप्शन बी सही उत्तर था इसका। 54 क्वेश्चन देखते हैं। 54 संविधान सभा ने कार्य किया, सार्वजनिक हित के लिए कार्य किया। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे क्या था, सही उत्तर था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार किया गया। तो संविधान सभा के जो सदस्य उनका जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा हुआ था। उसके बाद अगला पैराग्राफ है, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, इमैनुअल कांट का संबंध किस देश से है। तो भाई जर्मनी के थे, जर्मनी के विद्वान थे। ठीक है, इमैनुअल कांट किस सदी के दार्शनिक है। तो ये 18वीं सदी के दार्शनिक थे। उसके बाद 58 देखते हैं, कांट अन्य प्राणियों से अलग मनुष्य की क्या विशेषता बताते हैं। तो भाई मनुष्य क्या है, गरिमामयी है। ऑप्शन ए गरिमा आपका सही उत्तर होना था। उसके बाद 59 देखते हैं। 59 है, कांट के अनुसार प्रत्येक
प्राणी न्यूनतम गरिमा पाने का हकदार है? ऑप्शन ए है एक नागरिक होने के नाते, एक मनुष्य होने के नाते, एक युवा होने के नाते, या इनमें से कोई नहीं। तो एक मनुष्य होने के नाते, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होना था। उसके बाद 60वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, कांट के अनुसार लोगों के साथ गरिमामय बर्ताव करने का तात्पर्य है। तो गरिमामय पूर्ण बर्ताव करने का मतलब है कि नैतिकता के साथ पेश आया, दूसरे लोगों के साथ कैसे पेश आए, नैतिकता के साथ पेश आए। ठीक। सो गाइस ये 60 क्वेश्चन थे जिसका मैंने आप लोगों को बिल्कुल सही उत्तर बता दिया है। आपको अगर लगे कि भाई रोशन सर ने क्या किया है, कुछ क्वेश्चन के उत्तर गलत बता दिए, तो मेरे को यार कमेंट में आप बता दें कि किस क्वेश्चन का उत्तर मैंने आपको गलत बताया है। बाई चांस अगर एक आध मिस हो गया होगा, मतलब जल्दबाजी में मैंने गलत भी बता दिया होगा, तो मैं बाद में क्या करूँगा, जब मेरे पास आंसर की आएगा, मेन CBSE वाला आंसर की आएगा, तो मैं आप लोगों को इसका जो भी क्वेश्चन का आंसर, एक आध क्वेश्चन अगर मेरे से मिस हो गया होगा, तो मैं आपको उसका भी सही उत्तर बता दूंगा। ठीक है। इसके अलावा यार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर दो, दोस्तों के ग्रुप में आप, या फिर अपने स्कूल के ग्रुप में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ताकि आपके दोस्त भी अपने पोल साइंस के मार्क्स का जो है उसका चेक कर सके। और इसके अलावा कमेंट में अपने मार्क्स भी जरूर बताएं कि कितने आप 50 में से कितने उत्तर आप सही करके आए हैं, ये जरूर बताएं। ठीक है। मिलते हैं फिर आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।